जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा अगला चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा संविधान है वो कैसे बन के तैयार हुआ। तो देखिए, एम एन रॉय के द्वारा सबसे पहले संविधान बनाने का जो आइडिया है वो 1934 में दिया गया। एम एन रॉय जो कि एक ज्यूरिस्ट थे, ठीक है। और 1935 में क्या होता है कि पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार ऑफिशियली डिमांड करती है कि हमें संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता है। तो उसी के लिए जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे वो डिक्लेयर करते हैं कि हम जो है अपना खुद का एक संविधान जो है बनाएंगे, ठीक है। और उस संविधान सभा में जो होगा किसी भी बाहरी व्यक्ति का या किसी भी बाहरी पावर्स का जो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी तो वो जो है उसमें जो भी मेंबर्स होंगे सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे, और इसमें बाहरी कोई भी यानी जो अंग्रेज़ हैं या कोई बाकी और लोग हैं वो शामिल इसमें नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो इन मेंबर्स का जो सिलेक्शन होगा, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, संविधान सभा के जो भी मेंबर्स होंगे उनका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो किया जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइजी की बेसिस पे, यानी उनको इलेक्ट किया जाएगा, इलेक्शन के थ्रू जो है उनका चयन किया जाएगा। अब इनकी जो डिमांड है वो फाइनली एक्सेप्ट कर ली जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसको हम जानते हैं अगस्त ऑफ़र के नाम से समझते हैं, ठीक है। तो अगस्त ऑफ़र बोलते हैं, उस अगस्त ऑफ़र के थ्रू ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड को एक्सेप्ट करती है 1940 में। उसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर रहते हैं, वो इंडिया आते हैं और अपने साथ एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो लेके आते हैं, ठीक है। संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आते हैं और कहते हैं कि हम आपका जो है साथ देंगे, संविधान बनाने के लिए हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप जो है हमारा साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दीजिए। लेकिन क्रिप्स मिशन को है रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी अंग्रेज़ों के द्वारा यही कहा गया था कि आप हमारा साथ दीजिए और हम जो है आपको आज़ादी दे देंगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कहा गया था। लेकिन वो लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं, तो यहाँ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी जो है ये सेम चीज़ कहते हैं, तो इसीलिए कोई इनके प्रपोज़ल को कोई नहीं मानता है, ठीक है। तो इसके बाद क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुस्लिम लीग भी जो है वो रिजेक्ट करता है इनको। अब देखिए, मुस्लिम लीग विच वांटेड द इंडिया टू बी डिवाइड इनटू टू ऑटोनॉमस स्टेट। अब देखिए, मुस्लिम लीग जो है वो चाहता था कि इंडिया को दो स्टेट यानी इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया जाए, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए, ठीक है। तो बाद में जो है कैबिनेट मिशन को इंडिया में जाता है, जब यहाँ पे क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है तो अब इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। अब देखिए, कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स होते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन वाले ही हैं, ठीक है, और एवी अलेक्जेंडर। ये इंडिया आते हैं मार्च 24 1946 को, ठीक है, 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन है वो इंडिया में आते हैं, और इसमें मेंबर्स आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग इसके मेंबर हैं। और ये अपना प्लान जो है पब्लिश करते हैं 16 मई 1946 को। और जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो डिमांड रहती है, जो उसका एक आइडिया रहता है, उसको जो कैबिनेट मिशन है वो रिजेक्ट कर देता है। इट पुट फोर्थ ए स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और एक अलग से जो एक डिमांड है वो सामने रखता है, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर देता है। उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिशन। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमारी संविधान सभा है, उसका गठन हुआ नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में, ठीक। और उस कैबिनेट मिशन प्लान में ये डिसाइड किया गया कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जो संविधान सभा की टोटल स्ट्रेंथ होगी, टोटल संख्या जो होगी लोगों की, वो होगी 389, ठीक है। मीन्स जो टोटल मेंबर्स होंगे संविधान सभा में वो कितने लोग होंगे, तो 389 मेंबर्स होंगे। और इस 389 मेंबर्स में से जो 296 सीट्स होंगी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट किया जाएगा, ठीक। और 93 सीट्स जो होंगी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलॉट किया जाएगा। और जो ये 296 सीट ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट किया जा रहा है, उस 296 सीट में से जो है 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक है। तो इस 292 मेंबर्स में से जो 11 मेंबर्स होंगे वो गवर्नर्स प्रोविंस से होंगे, और जो 4 मेंबर्स होंगे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से होंगे, ठीक। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि गवर्नर प्रोविंस में कौन कौन से जो स्टेट आ रहे थे। तो देखिए, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, और NWFP यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल, आसाम, ठीक है। तो ये सारे जो इलाके थे वो गवर्नर प्रोविंस के थे। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस में आते थे दिल्ली, अजमेर और मेरवारा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक।
ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड सीट। अब देखिए जो भी यहाँ पे प्रोविंसेस होंगे या जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिसको सीट अलॉट किया जाएगा इन लोगों को, जब तो सीट का जो अलॉटमेंट का बेसिस है वो वहाँ की आबादी के बेसिस पे किया जाएगा, यानी वहाँ के पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाएगा। यानी 10 लाख की आबादी पे हम यहाँ एक सीट देंगे, ठीक है, ये डिसाइड किएगा कि 10 लाख की आबादी पे जो है एक सीट दिया जाएगा। और जो सीट एलोकेट किया गया है ब्रिटिश प्रोविंस के लिए, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रिंसली स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंस की बात हो रही है। तो जो सीट एलोकेट किया गया है ब्रिटिश प्रोविंस के लिए उसको डिवाइड किया जाएगा 3 कम्युनिटीज़ के बीच में, मुस्लिम, सिख्स और जनरल, ठीक है। तो जनरल में मुस्लिम और सिख्स को छोड़ के बाकी जो भी कम्युनिटी हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, वो सब के सब जो है वो जनरल में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, यहाँ पे भी जो सीट्स दिया जाएगा वो भी कैसे दिया जाएगा, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ही दिया जाएगा, ठीक है। 10 लाख पे एक सीट दिया जाएगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी का जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करने का काम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करेंगे, सिख को सिर्फ और सिर्फ सिख ही इलेक्ट करेंगे। उसी तरह जो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं उनको सिर्फ जनरल ही इलेक्ट करेंगे। और ये जो इनका इलेक्शन होगा वो कैसे किया जाएगा, तो वो किया जाएगा बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी जैसे हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, वो इसी तरीके से होता है। जैसे इसमें क्या करते हैं कि सपोज़ करिए अगर 5 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं तो पहला आदमी आया वोट देने के लिए, तो वो प्रेफरेंस देगा कि पहले हम ए को वोट करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे में हम बी को वोट करेंगे, तीसरे में हम सी को, चौथे में हम डी को, पाँचवें में हम ई को, ठीक है। ऐसे 5 लोग को वोट किया वो। उसके बाद दूसरा पर्सन आएगा, वो कहेगा कि पहले हम बी को वोट करेंगे, फिर हम सी को करेंगे, फिर हम ए को करेंगे, फिर हम डी को करेंगे, ठीक है। फिर अगला आया वो कहा कि पहले हम डी को करेंगे। तो इस हिसाब से मतलब वोट सबको करना होगा और जितने लोग खड़े हैं सबको वोट इसमें करना होगा। तो ये जो मेथड है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट। तो कहा गया कि इसी के द्वारा जो है यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों का जो है चयन किया जाएगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा वगैरह हैं वो अपने तरफ से एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। जो भी प्रिंसली स्टेट्स में जो राज कर रहे थे, जो उनके हेड थे, तो वो अपने तरफ से एक मेंबर को नॉमिनेट करके यहाँ पे भेजेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि पिछले स्टेट्स से जो लोग आ रहे थे वो तो नॉमिनेटेड थे, ठीक है। तो मतलब कि ये जो असेंबली थी, संविधान सभा जो थी, ये बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये पार्सली इलेक्टेड थी, ठीक है। मीन्स आधे लोग इलेक्टेड थे, आधे लोग इसमें हमें नॉमिनेटेड देखने को मिल रहे थे। और ये मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड टू ए लिमिटेड फ्रेंचाइजी। अब साथ साथ ये हमें ये देखने को मिलता है कि जो मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबलीज़ के, वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। और इनको जो इलेक्ट किया है वो भी मतलब एक तरह से डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश स्टेट है उस वहाँ के जो लोग सेलेक्ट होंगे तो उनको जो है इलेक्शन के बेसिस पे तो किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे केवल देखिए उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 आया था, तो उसमें केवल 10% लोगों को ही जो है वोटिंग राइट्स दिए गए थे लगभग। और उसमें भी कैसे दिए गए थे, तो जो टैक्स पे करते हैं उनको दिए गए थे, या जिनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्रॉपर्टी है, या जो बहुत एजुकेटेड वेल डेवलप्ड लोग हैं उनको दिए गए थे। सबको दिए नहीं गए थे, केवल 10% लोगों को ही जो वोटिंग राइट्स यहाँ मिले हुए थे, ठीक। तो पार्सली इलेक्टेड बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी थी। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो इलेक्शन है ये कंडक्ट होता है और फॉर 296 अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। अब देखिए कब होता है, तो जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 में जो होता है, ठीक है। तो 296 के लिए ये चुनाव होता है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को टोटल 200 सीट्स मिलती हैं, ठीक है। ये 208 सीट जो हैं ये जीत जाते हैं। मुस्लिम लीग्स को 73 सीट्स मिलती हैं और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियाँ रहती हैं उनको 15 सीट्स मिलती हैं। और ये जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स वाली, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स जो है अपनी तरफ से किसी एक पर्सन को भेजते ही नहीं है। अब इनको कहा गया रहता है कि आप अपने स्टेट से जो है किसी न किसी एक लोग को नॉमिनेट करके भेजिए, लेकिन यहाँ भेजते ही नहीं है किसी को ये लोग, ठीक। क्योंकि अब भेजेंगे भी क्यों, क्योंकि ये तो अपने एरिया पर शासन कर ही रहे थे। अब कोई पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पर शासन कर रहा है तो अब वो ये थोड़ी चाहेगा कि हमारा जो रूल है वो छिन जाए। तो अगर ये लोग भेज देते तो मान लीजिए एक तरह से ये लोग सोच रहे थे कि हम भेज देंगे किसी को तो हमारा जो शासन हम जो कर रहे हैं वो कहीं छिन न जाए, कहीं हमारी पावर्स को जो है कम न कर दिया जाए।
अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भले डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी लोगों के द्वारा, लेकिन यहाँ पे हमको मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लोग देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे सबका रिप्रेजेंटेशन जो है, हर सेक्शंस के लोग का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता। जैसे हिंदू भी थे, मुसलमान थे, सिख थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, इसमें क्रिश्चियंस भी थे, SC STs भी थे और महिलाएं भी थी। ठीक है, सभी सेक्शन के लोग जो है इसमें शामिल थे। अब देखिए, और जो जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं तो उसमें सब लोग इसमें शामिल थे सिवाय महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी को छोड़ के बाकी की जो भी पर्सनालिटीज़ हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थी। अब इसके वर्किंग के बारे में देखते हैं। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि वो डिमांड करती है कि हमको अपना एक सेपरेट जो है पाकिस्तान वो दे दिया जाए। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर्स के द्वारा ही ये मीटिंग अटेंड किया जाता है। और इस यहाँ पे जो पहली मीटिंग होती है, यहाँ पे एक तरह से जो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में प्रो टाइम स्पीकर होता है, कुछ देर के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए नियुक्त किया जाता है जब तक स्पीकर का को सेलेक्ट न कर लिया जाए। तो उसी तरह यहाँ पे प्रो टाइम स्पीकर की तरह ही यहाँ पे टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किया जाता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ठीक, इनको क्यों नियुक्त किया जाता है? क्योंकि ये सबसे पुराने मेंबर रहते हैं, तो इनको एज ए टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट असेंबली का नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि अगर मतलब किसी का हेड अगर चुनना है तो ज़्यादातर जो है जो सबसे पुराना मेंबर होता है उसको हेड जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर सिद्धांत सिन्हा को टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया था असेंबली का। उसके बाद देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त किया था असेंबली का। उसी तरह अब यहाँ पे हमें 2 वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। तो किसको नियुक्त किया जाता है? तो SC मुखर्जी को और VT कृष्णाचारी को। तो ये दोनों लोग जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब देखिए, उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, या जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये लेके आते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो 3 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, वो लेके आते हैं असेंबली में। और इसमें इनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये दिया रहता है कि जो हम संविधान बनाएंगे, हमारे संविधान की क्या फिलॉसफी होगी, क्या जो एक मूलभूत स्ट्रक्चर होता है, जो मूलभूत एक ढांचा होता है, वो क्या होगा, फंडामेंटल्स क्या होगा, और हमारे संविधान की क्या फिलॉसफी होगी। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, वो हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। तो देखिए, पहला ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलमेंट रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये बना रही है कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये डिक्लेयर करती है कि जो हम संविधान बना रहे हैं वो हम एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इंडिया, सोवरेन इंडिया, रिपब्लिक इंडिया के लिए ये बना रहे हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कहता है, तो अब देखिए जो भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो थोड़ी लीगल लैंग्वेज में, तो इनको आसान भाषा में समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ ये कहता है कि जो भी टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, जो भी टेरिटरीज़ हैं और जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हैं या जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहना चाहती हैं, वो सभी मिल के जो है वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया का निर्माण करेंगी। ठीक है, मतलब सभी स्टेट्स का मिलके जो है एक यूनियन बनेगा, यानी यूनियन ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो किया जाएगा। ठीक है, ये कहता है हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी टेरिटरीज़ हैं, प्रेजेंट टाइम में जो भी टेरिटरीज़ हैं और उसकी जो भी बाउंड्रीज़ वगैरह हैं, और उसके लिए क्या किया जाएगा कि उसके लिए संविधान सभा जो होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें डिबेट्स होंगी। ठीक है, और जो भी डिबेट का जो भी डिसीजन होगा तो उसके हिसाब से हम जो बाउंड्री है उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद उस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो स्टेट्स बनेंगे, जो स्टेट्स बनाए जाएंगे, वो स्टेट्स जो होंगे वो ऑटोनॉमस होंगे। ठीक, वो स्टेट्स कैसे होंगे? तो ऑटोनॉमस होंगे। ऑटोनॉमस कहने का मतलब है कि उनको जो है रूल करने के लिए थोड़ी कुछ पावर्स जो हैं वो दी जाएंगी। लेकिन पावर्स कैसी दी जाएंगी? तो यहाँ ये भी लिखा है कि पावर्स ऐसी दी जाएंगी जिसकी वजह से मतलब जो सेंटर है और जो स्टेट है उसके पावर के बीच में एक क्लैश ना हो। ठीक है, यानी जो स्टेट है वो सेंटर के पावर के बीच में इंटरफेयर ना करे, ऐसी पावर्स दी जाएंगी। ठीक, तो ये डिसाइड किया गया। साथ ही ये कहा गया कि जो सभी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की, सरकार की जो भी ऑर्गन्स बनाई जाएंगी, और तो उनको एक तरह से जो पावर वो कहाँ से मिलेगी? तो वो पावर जो है लोगों से मिलेगी। ठीक है, पीपल से। तो इसके बाद हम देखेंगे जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसी से हमारा बनेगा प्रीएम्बल। तो इसीलिए देखेंगे कि जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है प्रीएम्बल की, वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। मतलब जो हमारा संविधान है वो पावर कहाँ से डिराइव करता है? तो भारत के लोगों से डिराइव करता है। ठीक, आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट ये कहता है
कि जो भी लोग हैं उन सभी लोग को, जो भारत के निवासी हैं, उनको हम गारंटी करेंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो ये सब चीज़ें जो हमारे प्रेम्बल में दिया हुआ है, प्रेम्बल वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद छठा पॉइंट कहता है कि विद एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज़, यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके मतलब हम हित की जो है रक्षा करेंगे, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको सेफगार्ड प्रोटेक्ट करेंगे, या जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सभी लोग को राइट दिए जाएंगे और इन सभी लोगों के राइट का प्रोटेक्शन किया जाएगा। सातवां पॉइंट कहता है कि वेयर बाई शैल बी मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड। अब देखिए कहा जाता है कि हमारा जो है हमारा पूरा अधिकार होगा अपने लैंड पे, अपने सी पे, अपने एयर पे, ठीक है। और हम जो भी नियम कानून बनाएंगे वो लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस, यानी जो नेशंस पहले ही अपने लिए संविधान बना चुके हैं, तो उसके हिसाब से जो है हम अपना अपना भी लॉ जो है वो क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। आठवां पॉइंट ये कहता है कि दिस एंशियंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोशन वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और साथ ही साथ ये कहता है कि हम ऐसा काम करेंगे जिससे जो है हम वर्ल्ड में एक शांति जो है बनाए रख सकें, वर्ल्ड में शांति को जो है प्रमोट कर सकें और लोगों के हित के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए हम काम कर सकें, ठीक है। तो ये मेन जो है ऑब्जेक्टिव रहता है जो नेहरू जी के द्वारा जो है एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य का जिसको बोल सकते हैं, वो जो है पास किया जाता है। अब देखिए इस रेजोल्यूशन को जो है बिना किसी के हस्तक्षेप से, मतलब कोई भी जो है, सब लोग इस जो रेजोल्यूशन है उसके लिए हाँ कर देते हैं और इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। और यही हमारे संविधान को शेप करने में जो है आगे मदद करेगा और यही चल के आगे जो है हमारा प्रीएम्बल बनता है। तो जो भी इसमें पॉइंट्स हैं वो आपको प्रीएम्बल में देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं क्या चेंजेस हुए इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। तो इंडिपेंडेंस एक्ट है जिसको हम माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेट अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंट इट। अब देखिए जो यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो मतलब ज्वाइन नहीं किए थे, वो यहाँ पे अब आके ज्वाइन करते हैं। 28 अप्रैल 1947 को क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट्स वर पार्ट ऑफ द असेंबली, ठीक है। तो 6 राज्य के जो एक नेतृत्व करता है वो यहाँ पे आते हैं असेंबली में। बड़ौदा के, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर, तो यहाँ के जो लीडर्स हैं वो भी आके यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। जब माउंटबेटन प्लान को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है 3 जून 1947 को, अब ये डिसाइड हो जाता है कि अब इंडिया जो और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो भी आ जाता है असेंबली में, क्योंकि अब भाई इनकी डिमांड तो पूरी हो गई रहती, डिमांड करते थे कि हमको अलग जो है पाकिस्तान बना के दे दिया जाए। तो डिमांड इनकी पूरी हो जाती है तो फिर ये असेंबली में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का ये 3 चेंजेस करता है असेंबली में। पहला, द असेंबली वॉज मेड फुली सोवरेन बॉडी। तो पहला जो है असेंबली फुली सोवरेन बॉडी हो गई, यानी अब असेंबली जो है वो किसी बाहर का यानी अंग्रेजों का जो भी नियम कानून है उसको फॉलो नहीं करेगी, अपने हिसाब से नियम कानून बनाएगी, ठीक, और अपना खुद का जो है संविधान बनाएगी। द एक्ट इम्पावर्ड असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे असेंबली को यही पावर मिल गई कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उसको आप चाहे तो रख सकते हैं, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अब साथ ही साथ देखिए संविधान बनाने के साथ साथ इनका काम ये भी था कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, मतलब अब ये जो है कानून भी जो है वो बना सकती है। इन अदर वर्ड्स 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली। 2 अलग अलग फंक्शन दिए गए। एक तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन के मिलेगी और एक बार वो जो है लेजिस्लेटिव बॉडी बन के मिलेगी, ठीक। तो देखिए 2 टास्क दिए गए और ये दोनों जो काम होंगे वो अलग दिन पे किए जाएंगे। जो देखिए द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर वेन एवर द असेंबली मीन्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। अब देखिए जब जब ये असेंबली जो है एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी, यानी संविधान बनाने के लिए जब मिलती थी, तो इसके चेयरमैन उस समय रहते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर ये इस असेंबली मिल रही है लेजिस्लेटिव जो नियम कानून है वो बनाने के लिए अगर मिल रही है, तो उस समय उसके चेयरमैन होते थे जीवी मावलंकर। फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑन नवंबर 17, 1947। देखिए पहली बार हमारी जो संविधान सभा है वो एज ए डोमिनियन लेजिस्लेचर, ये कब इनकी मीटिंग हुई, तो नवंबर 17, 1947 को। और जीवी मावलंकर को जो है वो हाउस का स्पीकर इनको चुना गया, जीवी मावलंकर को।
टू फंक्शंस कंटिन्यू टिल, अब देखिए दोनों फंक्शंस जो है ये 26 नवंबर 1949 तक जो है कंटिन्यू रहेंगे, जब तक कि हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता। द मुस्लिम लीग मेंबर्स, देखिए अब जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे तो ये मेनली कहाँ से थे, तो वेस्ट पंजाब से, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान और आसाम का डिस्ट्रिक्ट है सिलहट डिस्ट्रिक्ट। ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो सेटअप फॉर पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए एक अलग इनको जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो दे दी गई। विद्रो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूंटली द टोटल लिस्ट ऑफ द असेंबली केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389। तो अब देखिए जब पाकिस्तान का अलग हो जाता है और जो मुस्लिम लीग है वो जो अलग हो जाती है, तो अब जो संख्या है टोटल वो 389 से कम होकर 299 हो जाती है, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर फिक्स किया गया था 1946 में। टोटल 389 फिक्स किया गया था, लेकिन जब मुस्लिम लीग निकल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 299 यहाँ पे बच जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस वो रिड्यूस्ड, अब जब ये अलग हो जाते हैं तो अब क्या किया जाता है कि जो इंडियन प्रोविंसेस का जो स्ट्रेंथ है वो घटा के 296 कर दिया जाता है, ठीक है, 296 से 229 कर दिया जाता है। और प्रिंसली स्टेट्स जो जिनके पास 90 सीट्स रहती हैं उनको संख्या घटा के उनकी जो है सिर्फ और सिर्फ 93 से 70 कर दिया जाता है। अब देखिए कुछ और फंक्शंस भी जो है परफॉर्म किए गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। देखिए ऑर्डिनरी लॉज बनाने के साथ साथ, संविधान बनाने के साथ साथ जो है कुछ और भी जैसे अडॉप्ट किया गया, हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया, ठीक। उसके अलावा ये भी कहा गया कि इंडिया जो है मेंबर रहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं उनका, ठीक है, मे 1949 को। साथ ही साथ हमारा नेशनल एंथम जो अडॉप्ट किया गया जनवरी 24 1950 को। नेशनल सॉन्ग भी उसी दिन अडॉप्ट किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया पहले प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए, मतलब नेशनल एंथम चुना गया, नेशनल सॉन्ग हमारा चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया। अब देखिए संविधान सभा जो हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने टोटल 11 सेशंस किए, ठीक है, 11 बार इनकी टोटल मीटिंग हुई। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। और संविधान बनाने के लिए करीब 60 देशों का संविधान जो है उसको पढ़ा गया और 60 देशों के संविधान के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे वो निकाल करके हमारा संविधान बना, ठीक है। एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया संविधान का, और ये ड्राफ्ट तैयार करने में टोटल 114 दिन का समय लगा, ठीक। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और जो टोटल खर्चा हुआ संविधान बनाने का वो हुआ 64 लाख रुपीज़, ठीक है। जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है अपना फाइनल सेशन करती है, ठीक है, अपना आखिरी सेशन जो है फाइनल सेशन करती है। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो हाउ इट डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यू टू द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 1950। और ये कहा था जब तक कि हमारा जो है जनरल इलेक्शन हमारे नहीं हो जाते हैं तब तक जो है यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो अगले सेशन जो है कंडक्ट करती रहेगी। अब हम देख लेते हैं कुछ कमिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है डिफरेंट डिफरेंट टास्क से डील करने के लिए जो है कुछ मेजर कमिटीज़ और कुछ माइनर कमिटीज़ जो है बनाई गई। जैसे यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इनके चेयरमैन थे। तो ऐसे कुछ मेजर कमिटीज़ हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ माइनर कमिटीज़ भी हैं, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट जो कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी देखिए इसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर, ठीक है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो भी कमिटीज़ थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी है वो ड्राफ्टिंग कमेटी ही है, क्योंकि इनको काम दिया गया था कि आप एक संविधान का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करिए। तो पहला ड्राफ्ट जो है ये तैयार करते हैं, ठीक है। और देखिए उनको सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। इट वॉज द कमिटी दैट वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रिपेयर किया गया था। इसके चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे, और साथ ही साथ इसमें और टोटल 7 मेंबर्स थे। तो N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद शहदुल्ला और N. माधवन राव। तो N. माधवन राव B.L. मित्र की जगह पे नियुक्त किए गए थे, क्योंकि B.L. मित्र की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। उसके बाद D.P. कथान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो इनकी जगह T.T. कृष्णचारी को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर चुना गया। Drafting committee, after taking into consideration the proposal of the various committees, prepared for the first draft of the constitution, which was published in February 1948। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो है जो भी वेरियस कमिटीज़ थी और कमिटीज़ बाकी थी जो थी, तो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो है एक ड्राफ्ट जो है रफ ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसका फरवरी 1948 को जो है पब्लिश किया गया। उसके बाद लोगों के बीच में उसको पब्लिश कर दिया जाता है उस ड्राफ्ट को, और लोगों को जो है 8 महीने का समय दिया जाता है कि आप जो है जो भी आपको चेंजेस करने हैं या कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं।
ठीक है, तो जब लोगों के द्वारा सजेशन दिए गए, चेंजेस किए गए, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी अपना सेकंड ड्राफ्ट पेश करती है, जो कि पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 में। अब देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी को जो है वो 6 महीने से भी कम का टाइम लगा ड्राफ्ट तैयार करने में। केवल 141 दिन में ही जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर दिया था। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इनैक्टमेंट है और कैसे इसका लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।